आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। आजकल हक की लड़ाई की बड़ी चर्चा हो रही है। हर जगह बहस हो रही कि किस तबके को कितना हक मिलना चाहिए। आवाज अड्डा पर आज हम ऐसे तबके की बात करेंगे जिसकी कोई परवाह नहीं करता, उसकी वोट की परवाह नहीं होती, उसकी आमदनी की परवाह नहीं होती। इस गुट के लिए ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ना ही कोई कर्ज माफी कभी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं करोड़ों करदाताओं की जो सैलरी से आमदनी कमाते हैं। उन बली के बकरों की हम बात कर रहे हैं जिनकी कमाई टैक्स होकर हाथ में आती है। जब पैसों की जरूरत होती है तो सरकार इस तबके पर आराम से एक और सेस लगा देती है। सर्विस टैक्स की लिस्ट जब हर साल बड़ी होती है तो इसका बोझ भी इन्हीं नौकरी पेशा सैलरी एम्प्लॉयमेंट के लोगों पर पड़ती है, इन करदाताओं पर पड़ता है। इसलिए आज आवाज अड्डा इन लोगों की मांग लेकर खड़ा है। हम मांग कर रहे हैं कि हर बार सैलरीड मिडिल क्लास को ही बलि का बकरा ना बनाया जाए और इस बजट में वित्त मंत्री हमारा भी ख्याल रखें। इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार टीसीए राघवन, द वायर.in के फाउंडिंग एडिटर एमके वेणु, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओसवाल, टैक्स कंसल्टेंट मुकेश पटेल और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से भी हम बात करेंगे कार्यक्रम में आगे। लेकिन सबसे पहले एमके वेणु, आपसे हम शुरू करना चाहते हैं क्योंकि बजट आ रहा है। बजट में इस बार काफी बात हो रही है कि रूरल डिस्ट्रेस पर, किसानों की हालत पर फोकस होगा, जो होना भी चाहिए, हम ना नहीं कह रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोगों का क्या, जो 3.5 से 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा सैलरीड मिडिल क्लास है। क्या कम से कम उनको जो एग्जेम्पशन मिल रहे हैं वो इन्फ्लेशन के साथ नहीं जुड़नी चाहिए? बिल्कुल जुड़नी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जो जैसे 80C के तहत जो एग्जेम्पशन मिलता है वो 1 लाख रुपए कई साल से 2005 से वो 1 लाख रुपए से बढ़ा नहीं है और अभी 2014-15 में 1,50,000 रुपए किया और इस 1,50,000 के अंदर एक लिमिट है और इसके अंदर आप देखिए क्या आइटम्स में एग्जेम्पशन मिलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप अगर हाउसिंग लोन ले रहे हैं उसका प्रिंसिपल पेमेंट और पीपीएफ, स्मॉल सेविंग्स, इतनी सारी चीजें और इन सब चीजों का केवल लिमिट 1,05,000, 1,50,000 और कई सालों से 10 साल से 1 लाख में अटका हुआ है। अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ के देखें तमन्ना, तो ये कहीं ज्यादा एटलीस्ट 2.5-3 लाख तक तो होना चाहिए और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मिडिल क्लासेस हैं उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियायत कभी नहीं मिलती। खासकर पिछले 4-5 साल में इन्फ्लेशन 10% से ज्यादा रहा है और इतना ज्यादा रियल इनकम लोगों का इरोड नहीं हुआ है जैसा हमने पिछले 5-6 साल में देखा है। और बाकी भी आप कई अलाउंसेस देखिए, मेडिकल अलाउंस पता नहीं 10-15 साल से वही 15,000 का एक लिमिट है साल का, तो आप कैसे करेंगे? रेंट आप देखिए 2,000, अगर आप HRA नहीं क्लेम करें तो रेंट 2,000 महीने का लिमिट है। आज की तारीख में आपको 2,000 रुपए में कहां एक छोटा कमरा भी बम्बई में देखिए। की बात आपने अच्छी उठाई है वेणु, क्योंकि ये तो एक मजाक बन चुका है। हम हमारे दर्शकों को भी दिखाते हैं कि किस तरह के एग्जेम्पशंस मिलते हैं सैलरीड मिडिल क्लास टैक्स पेयर को। 800 रुपए पर मंथ है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर इसको इन्फ्लेशन से जोड़ा जाए तो ये कम से कम 2,600 रुपए होनी चाहिए। साथ ही LTA का जो बेनिफिट मिलता है वो 4 साल में आप ले सकते हैं 2 बार, यानी हर साल आप छुट्टी पर जा भी नहीं सकते हैं। सरकार के मुताबिक आपको इसके लिए टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए। 15,000 रुपए का मेडिकल अलाउंस तो एक मजाक से कम नहीं है। कोई भी जो बड़े छोटे शहर में रहता है, कामकाजी आदमी है, उसको पता है कि मेडिकल खर्च कितना लगता है, वाकई कितना लगता है। टीसीए जी, आप बताएं कि क्यों इस तबके को इतना इल्ट्रीट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है? इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जब CBDT जो है, जब ये टैक्स पॉलिसीज ये लोग जब फॉर्मुलेट करते हैं तो इनके सामने सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इनके दिमाग में ये नहीं आता है कि एक सैलरीड क्लास बाहर भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बाहर।
तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जो बाहर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं, उनमें फर्क यह है कि गवर्नमेंट वालों को बहुत सारी चीजें फुकट में मिलती हैं। वो इट्स नॉट शोन, उनके इनकम में वो आती ही नहीं है जो चीजें उनको मिल जाती हैं। तो इसलिए उनकी जो रियल इनकम होती है वो कहीं ज्यादा होती है प्राइवेट सेक्टर वाले से। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आपका नजरिया सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे है तो ऐसे लगता है कि अरे इनको तो इतने देने की क्या जरूरत है, जो गवर्नमेंट में तो इतना मिल ही रहा है। सो एक डिसजंक्ट है गवर्नमेंट के अंदर कि किस तरह से डिफरेंट सैलरीड एम्प्लॉयज को व्यू किया जाए। तो अभी जो वेणु जो बात कर रहे थे, दिस इज अबाउट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज। कुछ फुकट में नहीं मिलता है, पर सरकार में आप चले जाइए, आप अच्छे घरों में रहते हैं, सेंट्रल दिल्ली फॉर एग्जांपल, सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं, स्टैंडर्ड रेंट पे करते हैं, आपको सब्सिडाइज गाड़ी मिल जाती है, आपसे दफ्तर से आके गाड़ी आपको ले जाती है, वो कॉस्ट भी गया। अब जब इस तरह की सुविधाएं, सब्सिडीज हैं, तो नेचुरली जो टैक्स पॉलिसीज बना रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर वालों को ध्यान में रखते नहीं है, वो रेसिडुअल आइटम हो जाता है। एक और चीज है इसमें, इफ यू गिव मी 30 सेकेंड्स आई विल टेल यू कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता है बाय वे ऑफ मीनिंगफुल एग्जेम्पशंस। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ी इंसेंटिव रहती है कि कैश में इनकम ली जाए या किसी तरह से एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। तो इन जनरल दिस इज अ फूलिश पॉलिसी। या तो ये एग्जेम्पशंस कंप्लीटली खत्म करें और टैक्स रेट्स को नीचे करें। ये मैं बहुत सालों से कह रहा हूं कि जो इंडियन टैक्स रेट्स हैं आज की तारीख में, द गवर्नमेंट टेक्स अवे मोर देन हाफ योर इनकम। किसी भी तरह से किसी सेस लगा दिया, ये कर दिया, सर्विस टैक्स हो गया, फलाना ढिमकाना कर कुरा के आप अगर 100 रुपए कमाते हैं तो उसमें 50% सरकार लेके चली जाती है। तो टैक्स रेट कम करें, एग्जेम्पशंस को भले ही आप इसको निकाल दें, कंप्लीटली हटा दें, या टैक्स रेट कम नहीं करना है तो एग्जेम्पशन, जैसे वेणु कह रहे थे, तो एग्जेम्पशंस को बढ़ाएं, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। ये ट्रांसपोर्ट पे 2600 का क्या मतलब है? दिस इज मीनिंगलेस, कंप्लीटली मीनिंगलेस। तो आई थिंक यू आर राइट, ये दिस हैज टू बी रिव्यूड, पर इस बजट में तो खैर शायद अब हो नहीं पाएगा। बट इस पे मिस्टर मोदी हैज टू एंड हिज गवर्नमेंट हैज टू पे स्पेशल अटेंशन टू द मिडिल क्लास एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास। नहीं, अब देखिए मिडिल क्लास जो है ना, जो सैलरी कमाकर टैक्स पे करते हैं, उनकी ये हालत है मुकेश पटेल जी कि कुछ लोग कम से कम टैक्स एग्जेम्पशन का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, वो अपने कॉस्ट बढ़ा लेंगे। सैलरी कमाने वाले इंसान के पास तो कोई विकल्प है ही नहीं, उनका टैक्स कटकर हाथ में आएगा, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा कटकर हाथ में आएगा, और रिफंड के लिए तो आप रुकते रहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, और खास तौर पे द डाइकोटॉमी इज दिस कि एक और पे उन्होंने जो ये एग्जम्पशंस और डिडक्शंस इतने सालों में उसको समय के साथ उसको ताल मिलाने नहीं दिया। अब आप तो ये सब सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और सैलरीज की बात करते हैं। मुझे बराबर याद है 1999 में ये हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पर जो 1.5 लाख का डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 24 में, उसके बाद 15 साल तक उसमें 1 रुपये का बढ़ावा नहीं हुआ। अब आप देखिए कि 99 में आपको 15-20 लाख में भी एक अपार्टमेंट मिडिल क्लास को मिल जाता था। तो उस टाइम आप 10% का जो इंटरेस्ट अगर हाउसिंग लोन पर भरते हैं तो 1.5 लाख रुपया का जो आपको डिडक्शन मिलता था वो वास्तविक था, इट वॉज रियल एंड इट वॉज मीनिंगफुल। अब आप जानते हैं कि ये 15 साल के बाद उन्होंने 1.5 का 2 लाख किया। अब 2 लाख में आपको क्या लोन मिलेगी? 20 लाख। आज 20 लाख की लोन में आप दिल्ली बंबई की बात या जाने दीजिए, अहमदाबाद की भी बात जाने दीजिए, कोई छोटा सा शहर है, आज राजकोट लीजिए या नागपुर लीजिए, तो वहां आपको 40-50 लाख की कीमत से कम तो कोई घर आएगा नहीं। उसके बड़े शहरों में आपको 75,000 या 75 लाख या 1 करोड़ का लेना पड़ेगा। सो दीज आर टोटली अनरियल लिमिट्स।
ये लिमिट्स को मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ये लिमिट्स को, जैसे कैपिटल गेन्स में आपने इंडेक्सेशन बनाया है, तो इंडेक्स आज जैसे बढ़ती जाती है, इसे इन्फ्लेशन के साथ दीज लिमिट्स of deductions and exemptions must also be made, you know, inflation proof, या तो इसको इंडेक्स के साथ इस तरीके से जोड़ना चाहिए ताकि टैक्स पेयर को जाना न पड़े वित्त मंत्री के पास हर साल भिक्षामदेही करके कि भाई कुछ हमारे बाउल में दे दो. आई डोंट थिंक द एफएम इज रिक्वायर्ड टू गिव एनीथिंग बाय वे ऑफ चैरिटी. एक्चुअली अपने हक से ये मिडिल क्लास को, सैलरीड क्लास को ये कुछ मिलना चाहिए. नहीं, और इसमें प्रॉब्लम ये है मुकेश पटेल जी, इसमें प्रॉब्लम ये है, और टीपी ओसवाल को भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो तबका है ओसवाल साहब, ये ना नारे लगाता है, ना मोर्चे पर निकलता है, किसी को पड़ी नहीं है इसकी एज अ वोट बैंक, और इसलिए चुपचाप सहता रहता है. सरकार के हाथ आधे समय आपकी जेब में होते हैं. देखिए, ये जो आप बात कर रहे हो डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, जो इनकम टैक्स रूल्स में है, उसको बदलाव करने के लिए बजट की जरूरत नहीं है. वो सीबीडीटी के पास पावर है. ये 200 रुपया, 100 रुपया, एक स्पीकर ने अभी कहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपने आप को नजरिए में रखते हुए देखते नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को क्या प्रॉब्लम हो रहा है. वो बिल्कुल सही बात है. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मेडिकल फ्री मिलता है, जितने अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए जाइए. सीजीएचएस नहीं है तो दूसरे सिटीज में हर हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है. गाड़ी फ्री में है, घर बढ़िया से बढ़िया जगह में फ्री मिलता है. तो यदि एम्प्लॉइज दूसरे सेक्टर को भी उसी तरह से, उसी तराजू में मापतोल करे तो उनको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, तो बिल्कुल जरूरी है. और ये बेनिफिट देने के लिए इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, बजट लाने की जरूरत नहीं है. सीबीडीटी के एक नोटिफिकेशन से होता है. गवर्नमेंट पब्लिक को, हमारे यहां पब्लिक डोसाइल है, पब्लिक कोई आवाज उठाती नहीं है. सिर्फ एक बजट आता है, उस समय न्यूज़पेपर में छपता है और हम चर्चा करते हैं. इसकी एक जबरदस्त प्रेशर गवर्नमेंट पे होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और इस पर दबाव करके इसमें अमेंडमेंट तो लाना चाहिए. 100 रुपये की छूट, 300 रुपये की छूट एक मजाक है. एब्सोल्युटली इसको देना ही नहीं चाहिए. नहीं, हमारी कोई लॉबी नहीं है ना. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि कोई लॉबी नहीं है जो जाकर बोले. तो हम अब आज पहल कर रहे हैं. गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी और जयवीर शेरगिल जी, आप लोग को भी हम शामिल करना चाहेंगे डिबेट में. गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, पहले आपसे पूछेंगे कि क्या ये सरकार और आपकी पार्टी जो कहती है कि मिडिल क्लास के हक के लिए खड़ी होती है, ऐसा कोई बोल्ड मूव ले पाएगी? फॉर एग्जाम्पल, आप जो टैक्स की छूट है, जो सीमा है, वो अब 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख नहीं 10 लाख कर सकते हैं क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया कि सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की टैक्स रिफॉर्म्स की तरफ सोच क्या है, पॉलिसी क्या है. एक तो ओवर द पीरियड हमारे यहाँ जो टैक्स में स्ट्रक्चर ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हर चीज को छोटी छोटी डिमांड बेस्ड एग्जम्पशंस देनी शुरू कर दी. वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए इसने ये डिमांड किया, वो छूट दे दी, वो दे दी. उसके कारण इतना कॉम्प्लेक्स हो गया पूरा टैक्स स्ट्रक्चर. उसको हमारी प्राथमिकता सबसे बड़ी पहली है कि उसको स्ट्रीमलाइन करना है. अगर आप हर चीज के एग्जम्पशन दो, इससे तो टैक्स रेट कम कर दीजिए ना. एग्जम्पशंस अरुण जी ने पिछले बजट में भी कहा था. अच्छा, टैक्स रेट कम करने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है गोपाल जी. बस 1 मिनट आपका लूंगी. आप कॉर्पोरेट्स के लिए 25% करने का एक विजन है. हमारा क्या, हमने क्या गुनाह किया है? नहीं, तो कॉर्पोरेट को जब 25% करने की बात है, वहां पे भी ये क्लियर है कि उनके वेरियस एग्जम्पशंस हैं. जो टैक्स रेवेन्यू फोरगॉन के अंदर कई बार चर्चाएं उठती है कि उनको वेरियस एग्जम्पशंस करके काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और वो लिटिगेशन में फंसे रहते हैं. इसीलिए सरकार ने कमेटी भी बनाई है कि ये जो टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया जाए और वेरियस एग्जम्पशंस को हटा दिया जाए. सिमिलर काइंड ऑफ बोल्ड स्टेप्स, स्टैंडर्ड, आप इतने वेरियस एग्जम्पशंस को हटा के स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दीजिए सैलरीड एम्प्लॉय को, टैक्स स्ट्रक्चर कम कर दीजिए. आप पूरे लिटिगेशन कॉम्प्लेक्सिटीज को कम करके उस रास्ते में जाएंगे तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल. और आप दूसरी बात क्या है कि ये एग्जम्पशंस कहां से आते हैं, आपको पहले समझना सबको पड़ेगा. ये एग्जम्पशंस आते हैं जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है सरकार का, और रेवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्स बेस पे. टैक्स बेस हमारा कम है, उसको बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली कौन पे करेगा? तो इस गरीब तबका और लोअर तबका ही पे करेगा, या जो मैनिपुलेट करते हैं वो करेगा. तो टैक्स बेस को बढ़ाना,
टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना, वेरियस टैक्स बेस के बढ़ने का इंतजार करते करते ना जाने कितने लोग रिटायर हो गए। एग्रीकल्चर नहीं, टैक्स बेस को बढ़ाने का इससे रिलेशन टैक्स बेस को बढ़ाने के तरीकों पर भी हम आएंगे, लेकिन जयवीर शेरगिल जी आप ये नहीं देखिए, मैंने एक चीज और कहना है यहाँ पे कि सब्सिडी को जो कंट्रोल करने की जो लीकेजेस सब्सिडी में थी, अल्टीमेटली ये जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है लीकेजेस को सब्सिडी में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से ठीक करने का, तो सरकार एक बोल्ड स्टेप जरूर टैक्स स्ट्रक्चर में लेगी। सरकार का विजन है कि टैक्सेशन को कम करके, सिंप्लीफाई करके, एग्जम्पशंस की कॉम्प्लिकेशंस को हटा के, लिटिगेशंस को, वेरियस जो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, आप मान लीजिए कोई कहता है कि वेरियस एग्जम्पशंस आपने दिए, उसमें लिटिगेशन हो जाता है कि आपको ये अलाउड है, एक्सपेंडिचर्स कितने डिसअलाउ हो जाते हैं, कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, जो तनख्वाह वाला आदमी वो कहाँ लिटिगेशन करने जा रहा है, वो तो चुपचाप उसका गला काटा जा रहा है और वो सह रहा है। जयवीर शेरगिल जी, मेरा आपसे सवाल है और गोपाल जी से भी इसका रिस्पॉन्स लेंगे। एक मिनट मैं आती हूँ आपके पास वापस। शेरगिल जी, जब सारे नेता साथ में मिलकर ये डिसाइड करते हैं, और एमएलएज के लिए हुआ है, कुछ स्टेट्स में एमपीज के लिए भी होने वाला है कि आपकी तनख्वाह बढ़ानी है, डबल करनी है क्योंकि इन्फ्लेशन है, इतनी महंगाई है, तब क्या आम आदमी के लिए कोई भी सोच दिमाग में नहीं आता? तमन्ना जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा और आपके प्रश्न का भी स्पष्ट उत्तर दूंगा। सबसे पहले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी क्षेत्र या सेक्टर में मंदी आती है तो सबसे ज्यादा भार आम आदमी को जी। और जब बजट एलोकेशन होती है उसकी टैक्स जो किटी है, जो वो पैसा देता है, उससे लिया जाता है। एनपीए की बहुत चर्चा चल रही है आजकल, 3.5 लाख करोड़ एनपीए हो गया है। इंद्रधनुष प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, 70,000 करोड़ बैंकों को और दिया जाएगा ताकि वो उद्योगपतियों को और लोन दे सके। 20,000 करोड़ दे दिया, वो आपकी और मेरी जेब से आएगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कनेक्टेड है इसलिए बता रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई है, 19,000 फैक्ट्रियां उत्तरी भारत में बंद हो गई हैं। नेशनल डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो 34% से 28% पे आ गया है। तो ये सबका भिंडी, कृषि संकट होता है तो भिंडी 97% हो जाती है, टमाटर का भार भी पड़ जाता है, तो सब एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है आम आदमी को। क्या एक मिनट सर, मैंने किसी को टोका नहीं है सर, मैंने निवेदन करता हूं, मैंने आपको। गोपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उनको बात कंटिन्यू करने दीजिए जी। दूसरा, क्या सरकार जो हम इन पे भार डाल रहे हैं काउंटर बैलेंस कर रही है? नहीं। डीजल और जो क्रूड ऑयल कम हुआ है 72% पे हुआ है, जिसका फायदा 80% हुआ था, पर आम लोगों को सिर्फ 16% है। तो आप उनको सहायता नहीं कर रहे, भार बढ़ा रहे। अब आ जाइए टैक्स स्लैब पे, सब कह रहे हैं 2.5 लाख मांग थी, 3 लाख करनी चाहिए। अगर आप नहीं करती, वेणु जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, उसको ऐड कर देता हूं, 80 TTA जिसको कहते हैं डिडक्शन ऑन जो इंटरेस्ट आता है हमारी सेविंग पे, वो 10,000 है, पिछले साल भी मांग थी, उसको 25,000 कर दिया जाए। 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिडक्शन है, मेरे ख्याल 15,000 है अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो उसको मांग थी कि 25,000 पे ले जाया करे। तो काउंटर बैलेंस कहीं नहीं हो रहा, भार भी बढ़ रहा है, बैंक के लोन भी हो रहे हैं। जयवीर जी, वो फायदा आपकी सरकारों ने तो ये पूरा एक सिस्टम, आपकी सरकारों ने तो ये पूरा एक सिस्टम बनाया था कि बलि के बकरे जी यही बनेंगे। जब कर्ज माफी होगी किसानों की और उसकी जरूरत होती है, हम नहीं कह रहे नहीं होती है, तब उस पर ध्यान, सारे पीएसयू को रेस्क्यू करने का पैसा, पीएसयू बैंक्स की अभी आप बात करें उसका भार, सब मिडिल क्लास टैक्स पेयर देगा। कभी कुछ नहीं हुआ, कटोरा लेकर खड़े होते हैं हम हर बजट के पहले कि कुछ आपका बढ़ा दो, कुछ हमारा आप कर दो, लेकिन ये कभी किया नहीं है। तो आप किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को ऐसा ऐसा करना चाहिए? आपने कभी किया ही नहीं है खुद। तमन्ना जी, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूं, मेरी जो नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो जितने पैनलिस्ट उतनी तो नहीं है, पर एक सीधा प्रिंसिपल है, अगर बाकी सब सेक्टर्स बुरे और करेंगे, अगर एक्सपोर्ट 22% गिर जाएगी, क्रूड ऑयल बढ़ेगा या गिरेगा, उसका फायदा नहीं दिया जाएगा। इंडिया इनकॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी 21% से 3% आ गई है, कृषि संकट चल रहा है, एग्री ग्रोथ 0.2% रह गई है, तो उसका सीधा सीधा सारा असर मिडिल क्लास पे पड़ता है। तो ये सब आंकड़े, तो अब एनपीए की बात ले लीजिए, 4% पर ईयर पे ग्रो कर रहे थे, आप चेक कर सकते हैं सरकार की वेबसाइट पे, पिछले एक साल में 4% 60% पे हो गया।
रेल बजट में आपने सीधा 20% बढ़ा दिया, फ्रेट कम नहीं हुआ, जो किसान जो एमएसपी है, हाँ ये बहुत जरूरी है, तिल का बीज कह देते हैं, 2 सेकंड लूंगा सिर्फ, 5,114 उसकी कॉस्ट है, 4800 मिलता है, जो -9% पे किसान उठा रहा है, वो कस्टमर मिडिल क्लास पे आती है। सूरजमुखी सनफ्लावर की बढ़ते 4,114 कॉस्ट है, बाजार में 3800 रुपए में मिल रहा है, जो -8.5% लॉस पे किसान दे रहा है। शुगर केन एमएसपी पिछले 2 साल से रिवाइज नहीं हुई है। तो अच्छा, बाकी सेक्टर्स को अच्छा करेंगे, मिडिल क्लास को जरूर फायदा मिलेगा। नहीं, ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब समझते कि होता नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए कब और कैसे होगा गोपाल जी? देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब तो नहीं दूंगा, क्योंकि कारण क्या है कि ये तो कह रहे हैं कि डिमांड करनी है, कुछ करना धरना है नहीं, ना 10 साल में किया ना आगे करेंगे, इनको तो केवल डिमांड क्रिएट करनी है और वोट कैच करने हैं। अल्टीमेटली जब आर्थिक व्यवस्था में आप कोई भी चीज करोगे तो बजट को ही तो मैच करोगे, बजट को मैच करोगे नहीं। आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग इतनी कर रखी है, पूरी प्रोविजंस कर नहीं रखे, रेवेन्यू जनरेशन में लीकेजेस कर रखे हैं, इतने सारे लीकेजेस कर रखे हैं, तो आपने पूरे सिस्टम को ही मैनिपुलेटिव बना दिया। उस सिस्टम को कंट्रोल करके, ट्रांसपेरेंट करके, उस लीकेजेस को खत्म करके, जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा तब उसको प्रॉपरली जुडिशियल। नहीं, आज देखिए, आज की बात करते हैं, थोड़ा इसको वापस लाते हैं। मुकेश भाई, आज की बात मैं बता दूं। नहीं मुकेश भाई, सेस, अच्छा सेस की बात करें जो इस सरकार ने किया है, 30 से ज्यादा सेस लगते हैं लोगों पर। अब लेटेस्ट है स्वच्छ भारत सेस। आप अगर मुंबई में हैं तो आप एयरपोर्ट जाएंगे, उस पर एक सेस अलग लगेगा, रोड बनाने के सेस, कई सारे इतने सेस हैं, हम भूल भी गए कितने सेसेस हैं। तो इसका कौन आंसर देगा? क्यों हर चीज का फंडिंग हम ही करें? ना एग्जैक्टली इसका आंसर तो कांग्रेस ने देना चाहिए। अरे बीजेपी का टैक्स है, तो स्वच्छ भारत टैक्स है। वाली बात कहना चाहता हूँ, उसको पढ़ने नहीं दे रहे। छोटी सी कांग्रेस, अभी मेरे को बोलने दीजिए। आपने जब जीएसटी एक टैक्स रिफॉर्म हो सकता था, सिंप्लीफाई हो सकता था, उसको करने नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। तो जब ये और डिमांड करते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो। एक मिनट, हम डिरेल नहीं करेंगे। मुकेश पटेल से मेरा सवाल था स्वच्छ भारत सेस जैसे और सेसेस का। अच्छा, हमें भी पता भी नहीं है कि स्वच्छ भारत सेस कहाँ यूज हो रहा है, कितना स्वच्छ हुआ भारत इस सेस के बाद। तमन्ना जी, मैं स्वच्छ भारत का सेस तो जैसे अभी लगा, पर मैं बात करता हूं आज से सालों पहले एक सरचार्ज के साथ एजुकेशन सेस लगाया गया। अभी आप देखिए कि एजुकेशन सेस की आयरनी तो ऐसी है कि आपके बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जैसे आपने कहा सैलरीड एम्प्लॉय को पर चाइल्ड पर मंथ, और वो भी 2 बच्चे से ज्यादा हो तो नहीं, कितना दिया जाता है एग्जम्पशन एजुकेशन अलाउंस? 100 रुपया। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि 100 रुपये में तो आज एक छोटी सी बुक भी नहीं आती है। तो टैक्स पेयर पूछता है कि भाई मैं इतना एजुकेशन सेस, आज 30% आप जानते हैं कि दैट इज द नॉर्मल टैक्स रेट, उस पर 0.9%, क्योंकि आपकी इनकम अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30.9%, अदरवाइज 10.3, 20.6, तो ये 0.3, 0.6 और 0.9% तो काफी हुआ ना। तो ये जो आपके पास एजुकेशन सेस के नाम से लिया जाता है, तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या सुविधा दी जाती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? 100 रुपया, उसमें आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को? आज आपके बच्चे के लिए जो इवन सेक्शन 80E में जो डिडक्शन मिलता है अगर आप कुछ एजुकेशन की लोन लेते हो, तो उसमें भी ओनली यू गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल करते हैं तो वो नहीं मिलता है। तो मेरे विचार से ये जो विरोधाभास है कि सेस जिस पर्पस से लागू किया जाता है, उतना अगर टैक्स पेयर को उतना, इफ द टैक्स पेयर डज नॉट गेट इवन अ क्लीन एनवायरनमेंट, तो उसको स्वच्छ भारत सेस भरने का क्या उसको इंसेंटिव रहेगा। और मैं एक ही चीज तमन्ना जी कहना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम आज तमन्ना, क्योंकि हर एक टैक्स पेयर, सैलरी टैक्स पेयर की एक तमन्ना है, और आज तमन्ना एक
सबकी तमन्ना को वाचा दे रही है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अभी डिबेट चल रहा था हमारे दोनों दोस्तों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस को, मैं ये कहना चाहता था कि जब आपने सही सवाल उठाया कि पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज को बढ़ाया जाता है तो उसको बिना रुकावट इमीडिएटली पास कर देते हैं आप। दोनों पार्टी वाले कितनी बढ़ोतरी हुई, उसके सामने क्या अलाउंसेस बढ़े जब हम सैलरी टैक्स पेयर्स के, तो नथिंग। सैलरी टैक्स पेयर का एक बेचारा जो कुछ था वो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, वो 2005 में, माफ करिएगा, चिदम्बरम जी ने छीन लिया। उसके बाद आज 11 साल हो गए, किसी को स्टैंडर्ड डिडक्शन रीइंस्टेट करने का भी विचार नहीं आया। और आप देखिए पार्लियामेंटेरियंस के कितने अलाउंसेस आज एग्जाम गिने जाते हैं। द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। मुकेश जी, सेस पर एक इंटरेस्टिंग फिगर आया है कि 1996 से 2015 के बीच में, 1996 और 2015 के बीच में 1,04,000 करोड़ का सेस जो सरकार ने लिया है हम सब से, वो खर्च ही नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा है और हम भरते जाएंगे और सेस ये खत्म ही नहीं होगा। टीपी ओसवाल जी, मैंने कहा ना, यस जी, टीपी ओसवाल जी, इसमें अब एक और एंगल है कि एग्जेम्पशंस जो मिलते हैं, हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की थोड़ी सी बात की कि उनको 25% तक आप टैक्स रेट लाने वाले हैं, इसमें सैलरी मिडिल क्लास का तो कोई ख्याल ही नहीं किसी का। अब थोड़ा एक टची सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन इसको हमको टच करना चाहिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है, और इस बार एक बहुत बड़ा एग्री क्राइसिस है, रूरल डिस्ट्रेस है, उस पर ध्यान होगा, बजट में होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर टैक्स नहीं देते हैं? देखिए, ये एक एक्चुअली विडंबना है हमारे देश में। 70% लोग एग्रीकल्चरिस्ट है और वो एग्रीकल्चरिस्ट अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरता है, इसलिए 70% टैक्स पेयर्स इंडिया में नहीं है। 125 करोड़ की आबादी में सिर्फ 3.5 करोड़ टैक्स पेयर है। ये एक एब्सोल्युटली आयरॉनिक फिगर है वर्ल्ड में, इतना बड़ा देश और इतने छोटे टैक्स पेयर, क्योंकि हमने एग्रीकल्चरल इनकम को छूट दे रखी है। अब वो छूट किसको मिलती है? हमको ये समझ में तो आता है कि यदि किसी किसान के पास 1 या 5 एकड़ लैंड है, 10 एकड़ लैंड है, फैमिली में 10 एकड़ लैंड है, 15 एकड़ लैंड है, उस पे जो भी कमाई है उसको छूट दे देनी चाहिए, उसको टैक्स करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। 25 एकड़ लैंड तक छूट दे दीजिए। एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट भी है, लैंड होल्डिंग एक्ट, तो जितनी लैंड में अलाउड है उतना तो कम से कम छूट दे दीजिए। बट आज एक एग्रीकल्चरिस्ट 800,000 एकड़ कई स्टेट्स में वो रखता है। अब सवाल है कि हम कहेंगे कि उसको उतना लैंड होल्ड करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि वो फार्मिंग तो साथ में करता है, एक ही साथ करता है, मंडी में जाके बाजार में इतना करोड़ों रुपए का माल बेचता है। ये सोर्सेस है जहां से इंफॉर्मेशन निकालिए कि ये मटेरियल जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन बेच रहा है, और उसको आप एक आधार कार्ड अभी कंपलसरी हो गया है। जो भी आदमी माल बेचेगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसको आधार कार्ड देने को कहिए। 70% लोगों ने आधार कार्ड ले लिया इंडिया में जी। तो ये बेसिस लेके, आधार कार्ड का एक डेटा बेसिस लेके एक स्टडी करिए, अपने को पता करिए कि इतने एग्रीकल्चरिस्ट, हम एक तरफ कह रहे हैं ब्लैक मनी डिस्क्लोज करो, फॉरेन अकाउंट डिस्क्लोज करो, अरे इंडियन अकाउंट तो डिस्क्लोज करवाओ लोगों से। अच्छा, ब्लैक मनी से पैसे निकालने वाला एक अलग ही कहानी है, कितनी फ्लॉप रही। लेकिन राकेश टिकैत जी, आप किसान नेता हैं, और फिर से मैं ये डिस्क्लेमर लगाकर कह रही हूं कि हम नहीं कह रहे कि जो गरीब किसान है, इस वक्त बहुत किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो स्टोरी की सेंसिटिविटी हमें पता है, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। उनको तो रियल बेनिफिट दीजिए, उनको सब्सिडी दीजिए। लेकिन जो लोग इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, इसका फायदा उठाकर बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे, क्या उनको दायरे में लाना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। वो किसान थोड़ा हो सकता है, वो तो व्यापारी है, उसमें कंपनियां भी आती हैं, उसमें बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी उसमें आते हैं, जिसपे जो टैक्स लगना चाहिए। यहाँ पे सीलिंग एक्ट है, आप उसको फॉलो करो। और जो हमारे साहिबान जो कह रहे हैं, आप इनको गांव में जरूर भेजो खेती करने के लिए, कि वे लोग कौन हैं, उनको पकड़े जरूर। जिनके पास में 1000 एकड़ जमीन है, 800 एकड़ जमीन है, 500 एकड़ जमीन है, वो किसान नहीं हो सकता।
वो व्यापारी हो सकता है, वो ब्राजील के तर्ज पे वो खेती करना चाहता होगा, आप उस पर टैक्स लगाइए। उसने कहीं के नाम से जमीन खरीद रखी है, आप बिल्कुल उस पर लगाना चाहिए टैक्स। लेकिन किसान पे टैक्स नहीं ना, हम उसके हमदर्द हैं कि किसान पे टैक्स लगे और 4 एकड़ 6 एकड़ और 5 एकड़ और 12 एकड़ पे, उसका तो पूरा ही नहीं पड़ रहा। ये जरूर है कि जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये 10-10, 12-12 एकड़ जमीन आप मैं ठेके पर दुआ देता हूं आपको, आप खेती जरूर आपको करनी चाहिए और हमारा भी जमीन से पंडा छुटवा दो जी, हमें भी दूसरे धंधों में लगा दो कहीं। आज पूर्ण रूप से किसान ही देश का आत्महत्या कर रहा है, कोई और आत्महत्या नहीं कर रहा। किसानों की बेहद ज्यादा दिक्कत है। कम से कम एक सोच तो बनी, आज चैनल पर बैठे हुए हैं सब लोग, आज बातचीत कर रहे हैं, हम भी टैक्स देंगे, हमें टैक्स देने लायक आप बना दो, हम टैक्स देने को पूर्ण रूप से तैयार है। किसान कोई बेईमान नहीं है। हम जैसे दूसरे लोग 30% टैक्स देते हैं, 70% किसान को भी आप उस कैटेगरी में ले आए कि हम भी टैक्स दे सके और देश का नाम रोशन करता है। 70% लोगों की भी भागीदारी देश को बढ़ाने में मिले। वेणु, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, ये राजनीतिक टॉपिक है, कई लोग इसको छूना नहीं चाहेंगे, बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो टिकैत से आप कह रहे हैं कि जो किसान है आज वो इस लायक ही नहीं है कि उस पर कोई टैक्स लगाए। क्या 70% आबादी, क्या सारे किसान इस कैटेगरी में आते हैं? बना दो कि हम टैक्स दे सके। हम तो बहुत गर्व के साथ में देश में टैक्स देना चाहते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने देश को बहुत ऊपर ले जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस लाख बना दो कि हम टैक्स दे सकें। जी 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 वेणु। हाँ तमन्ना देखिए, वो ये बात सही है कि 80% जो लैंड होल्डिंग है वो करीब 3-4 एकड़ से कम है। तो भाई इन लैंड होल्डिंग में टैक्स लगाने का तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि किसान बहुत ही त्रस्त है। पिछले 1 साल 1.5 साल में ड्राउट हुआ है, बैक टू बैक 2-3 ड्राउट, और इनकी आमदनी कम हुई है। मगर ये बात जो टिकैत साहब कह रहे हैं ये सही है। जिनका जो व्यापारी जो है, जो रूरल एरिया में फार्म हाउस, दिल्ली के बाहर या शहरों के बाहर रूरल बेल्ट में फार्म हाउस बनाए हुए हैं और उसको रेंट पे दिया है और वहां पैसा कमा रहे हैं और वहां पे फार्म हाउस से और बिजनेसेस चल रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है तमन्ना। मगर उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि करप्शन इतना है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है ये कौन कौन है, कहां पैसे मिल रहे हैं, मगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुश रखते हैं और वहां तक पहुंचते नहीं है। तो ये करप्शन से जुड़ा हुआ है। और इसमें अगर टैक्स कलेक्टर ऑनेस्ट हो जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी टैक्स काफी मिल सकता है। नहीं तो इसमें जो आपने बात की वेणु, बड़े बड़े फार्म हाउस रखने वाले लोगों की, जो उनको फिर रेंट पे देते हैं, और ये कहना पड़ेगा कि उसमें कई नेता हैं जिनके बड़े फार्म हाउस हैं और अपने आप को किसान भी दिखाते हैं। उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री जी, इस बार जरा आम टैक्स पेयर के बारे में भी सोचिए, नौकरी पेशा टैक्स पेयर के बारे में, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पूरा टैक्स भरते हैं और जितना भरना चाहिए उससे भी ज्यादा भरते हैं, फिर रिफंड की उम्मीद करते रहते हैं। क्यों हम ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है। कहने को तो महंगाई 5 और 5.5% के आसपास है, लेकिन आवाज ने एक महंगाई मीटर बनाया है जो आपके स्क्रीन पर है इस समय। इसमें हम ऐसी चीजें जोड़ रहे हैं जिनका मूल्य सीपीआई में कम ही है और आपको बता रहे कि एक्चुअली आपकी महंगाई कितनी बढ़ी है। इस आकलन के मुताबिक, और इसमें हम स्कूल फीस जोड़ रहे हैं, मेडिकल कॉस्ट जोड़ रहे हैं, इसमें आपके घर में जो सहायक है, जो हेल्प है, उसको भी जोड़ रहे हैं, आपकी महंगाई एक्चुअली 12% के आसपास है। अब ऐसा समय आ गया है कि आपको किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट में उतना पैसा तो मिल नहीं रहा है, इंक्रीमेंट्स उस हद तक है नहीं, तो आप कहां से पैसे बचाएंगे और कैसे अपना घर चलाएंगे, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और इस संदर्भ में टीसीए हम ये कह रहे थे कि हर टैक्स की उम्मीद अगर सरकार सिर्फ सैलरीड मिडिल क्लास से करे तो ये कैसे चलेगा? क्या अब समय आ गया है कि कुछ एग्रीकल्चरल इनकम पर भी नजर रखी जाए? नहीं, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना बिल्कुल ही गलत होगा।
बिकॉज एवरेज इनकम पर एकड़ जो है वो करीब 20-22 हजार की है एवरेज, मतलब दैट इंक्लूड्स इरिगेटेड एंड नॉन इरिगेटेड, वो दोनों मिला के उसके एवरेज। तो आपके पास अगर 10 एकड़ है और ये साल की इनकम है, सो अगर आपके पास 10 एकड़ है तो आप साल में 2.5 लाख रुपए कमाते हैं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर अनलेस कि आप वो बड़े बड़े जो आप जिनके भी पहले बात हो रही थी, जिनको व्यापारी कहा गया था, आप उनको पकड़े, आप करें, पर वो आधे से ज्यादा तो वो सारे एमपी होते हैं दोनों पार्टियों के, तो उनको पकड़ना अभी बिल्कुल ही नामुमकिन है। और आई डोंट थिंक एग्रीकल्चर कैन बी टैक्स, बट आपको क्या करना है वो मैंने पहले जो कहा था कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, दुनिया भर के कंसल्टेंट्स हैं, जो फॉर्मल फॉर्म 16 में नहीं आते हैं, फॉर्म 16A में आते हैं जी। अब फॉर्म 16A वालों को जो छूट दी जाती है एक्सपेंसेस दिखाने की, वो करीब 40-45% तक आप दिखा सकते हैं। और यहां पे जो इंसेंटिव है फजिंग करने का अपने एक्सपेंसेस का, ये बहुत ज्यादा है। पर फजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आप बहुत मेहनत करके, इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आप दिन में 14-15 घंटे आपको काम करना पड़ता है, आप बहुत मेहनत से काम करके आप इनकम कमाते हैं, और उसमें से सरकार इनकम टैक्स लेगी, सर्विस टैक्स लेगी, सेस लेगी, फलाना ढिमकाना, जैसे मैंने कहा 52% के करीब सरकार टैक्स किसी न किसी बहाने ले लेती है। तो मेरा जो रिकमेंडेशन अभी का नहीं, 15 साल से मैं ये कह रहा हूं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, दे आउटनंबर द एम्प्लॉयड फॉर्म 16 कैटेगरी। आप उनके लिए एक डिफरेंट टैक्स कैटेगरी बनाइए और टैक्स देम एट अ लोअर रेट, सो दैट मोर ऑफ देम पे टैक्स। इसी तरह से टैक्स का जो बेस है वो बढ़ेगा। नहीं तो अभी आप डॉक्टर हैं, किसी छोटे गांव में ये कर रहे हैं, आपकी इनकम इंडिया में बीमार तो बहुत होते रहते हैं, आप आराम से महीने में 1.5 लाख 2 लाख कमा लेते हैं। डॉक्टर है, अगर घर में ब्यूटी पार्लर खोल रखा है, कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, तो आप कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे और टैक्स के बारे में भूल जाइए। सैलरीड एम्प्लॉय का क्या, वो तो हर तरफ से अटका हुआ है। जी वेणु, तमन्ना, मैं एक छोटी सी बात रखता हूं, जो आपने भी पहले ये बोला था, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए आप टैक्स रेट 25% तक गिरा के और एग्जेम्पशन हटा रहे हैं और एक तरह से एक रैशनलाइज कर रहे हैं क्लीन टैक्स। यही चीज आप आम आदमी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरे हिसाब से जिसकी इनकम 10-12 लाख तक सालाना है, सीधे 10% एक क्लीन टैक्स लगाएं और सारे एग्जेम्पशन हटा दीजिए, और उसके बाद वाले जो हैं उनको 20% कीजिए। तो आप जो चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं कि टैक्स रेट गिरा के एग्जेम्पशन को स्ट्रीमलाइन करना, वो चीज आप आम आदमी के लिए कीजिए। और एक और तमन्ना छोटी सी बात रखना चाहता हूं, 80C के अंदर आप हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो अलाउड है, मगर उसमें कंडीशन क्या है? लोन लेने के बाद 3 साल तक अगर नहीं हुआ तो वो नहीं, उसका घट जाता है। अब आज के तारीख में इतने सारे लोग हाउसेज में इन्वेस्ट करके बैठे हुए, 3 साल तक उनको मिला नहीं है, बिल्डर टाइम मकान बन नहीं रहा है प्रोजेक्ट, तो उसका भी खामियाजा आप भुगतेंगे। और 1.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट में क्या होता है, आप कितने स्कीम में पैसा डालेंगे? लेकिन गोपाल जी, इस पॉइंट पर आते हुए, और मैं इस पर आपका रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि टीसीए ने भी कहा और टिकैत साहब भी खुद मान रहे हैं कि जो फर्जी किसान हैं, जो अपने आप को कहते किसान, बड़े बड़े फार्म हाउसेज रखते हैं, उसमें कई सारे एमपीज हैं, उन पर गाज गिराने को क्या तैयार है ये सरकार? देखिए, इसमें एग्रीकल्चर इनकम पे 2 बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये आपका आर्थिक विषय का चैनल है। पहली बात कि एग्रीकल्चर इनकम को सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्स नहीं कर सकती, एक। दूसरी बात, ये जो कॉन्सेप्ट लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स नहीं पे करते, यह गलत सोच है। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ 20-25% का है जो हर आदमी देता है।
तो ऐसा नहीं है कि टैक्स नेट में सब लोग नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में तो फर्क है सर। इनडायरेक्ट टैक्स तो जो बिल्कुल मैं कर देता हूं फर्क, मुझे पता है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे पता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह कॉन्सेप्ट लैंग्वेज गलत है कि एग्रीकल्चरिस्ट टैक्स नहीं पे करते, इनडायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं कर सकते, इसलिए वह। और दूसरा, आज की डेट में हमारे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी है। जो उनके लिए होना चाहिए था पिछले 20-25 साल में, जो उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए था, जहां उनके रूरल सेक्टर में गोपाल जी, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार हम असली किसान की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके खेत सूखे पड़े हैं, वो आत्महत्या के कगार पर है, उस पर तो अलग डिबेट पड़ती है कि आप लोगों ने ऐसी हालत होने क्यों दी, वो एक अलग बात है। हम कौन से लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टैक्सेशन का हम क्लियर कर दें। नहीं, एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर के टैक्सेशन का इशू अभी की डेट में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसलिए तो हम उस पर बात करना चाहते हैं। जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हो और दूसरी पार्टी का सपोर्ट मांग रहे हो, और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना होगा तो करना पड़ेगा। नहीं, दूसरी बात, मैं अपनी बात रख दूं, एग्रीकल्चर सेक्टर पे मैंने रख दी। दूसरी बात यहाँ पे उठ के आई थी कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट टैक्सेशन में है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। उन्हें बहुत आसान तरीका है कि आप अपना 8% एक्सपेंडिचर ग्रॉस रेवेन्यू से हटा दें, तो आपको सिंप्लीफाई, आपको टैक्स में सारे कॉम्प्लिकेशंस टैक्स के नहीं देने पड़ते। एक मिनट, मैं स्टिक करना चाहती हूँ एग्रीकल्चरल इनकम पर, और एग्रीकल्चरल इनकम को जयवीर जी क्या रिडिफाइन करने की जरूरत है, ताकि जो उसके एक्चुअल बेनिफिशियरीज होने चाहिए उसके साथ और लोग ना जुड़ जाएं। एक सुझाव है इधर, मुझे नहीं सर, मैं बात मुकेश भाई, मैं आपके पास आ रही हूँ, बस जयवीर जी से एक पॉइंट लेकर जी से समथिंग। ओके, मुकेश पटेल की बात सुन लेते हैं पहले जी। मुकेश पटेल जी। जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी हम सब की सिंपैथीज है छोटे किसानों के साथ। 22,000 ऐसा किया जा सकता है, आप कहिए, लेट बीजेपी एंड कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स गिव अ सजेशन कि भाई 10 लाख रुपए तक की जिसकी एग्रीकल्चरल इनकम है उसको किसी को हम टैक्स नहीं करेंगे। आम 2.5 लाख है, चलो किसान के लिए आप 10 लाख कर दीजिए, पर आज तो जो प्रावधान है, द प्रोविजन टुडे इज, अगर कोई 50 लाख की एग्रीकल्चर इनकम दिखाता है, 1 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम दिखाता है, फिर भी वो 1 रुपया टैक्स नहीं भरेगा, और जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो 2.5 लाख पर टैक्स भरेगा। आई थिंक दिस इनइक्विटी मस्ट गो। If you want to protect the farmers, you can have a higher exemption limit. जैसे हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए 2.5 लाख की जगह 3 लाख। इंटरेस्टिंग सुझाव है मुकेश भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव है। इस पर मैं इस पर जरूर कमेंट करना चाहता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे, और इस पर रिस्पॉन्स लेंगे जयवीर शेरगिल और गोपाल कृष्ण अग्रवाल से। बीजेपी कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में पूछेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हर बार हर चीज के लिए सिर्फ सैलरी से आमदनी कमाने वाला टैक्स पेयर सारा बोझ क्यों भुगते, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज, और इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम की। जयवीर शेरगिल, आपका रिस्पांस। किसी को टोकना है तो अभी टोक ले, क्योंकि जब मैं बात शुरू करूंगा फिर लोग टोकते हैं। सबसे पहले कहूं, चाहे आप कह रहे हैं कि अमीर किसान को टैक्स किया जाए, गरीब को कह दिया जाए, एक मैथमेटिक्स का सिंपल प्रिंसिपल है। किसान कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपना प्रोडक्ट लॉस पे बेच रही है। रागी का मैंने आपको उदाहरण दिया था, 2,1650 पे बेच रहा, -20% के लॉस पे, बेशक 50 एकड़ हो या 1 एकड़ हो। अगर आप ये आइडिया के साथ खेलना भी चाहते हैं तो इनकम पे नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी पे, क्योंकि इंडिया में आपको पता होना चाहिए ये सीड्स की इनपुट कॉस्ट बहुत हाई होती है, फर्टिलाइजर केमिकल की बहुत होती है। तीसरा, और जो ये किसान आपको बड़ी बड़ी गाड़ियों में दिखते हैं वो किसान रहे नहीं, वो उसे इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल कहते हैं, नियो इकोनॉमिक्स, जो अपनी जमीन छोड़ के भाग गए, बड़े बड़े उन्होंने घर बना लिए हैं और जमीन छोड़ के। चौथा, जो लोग बहुत कह रहे हैं कि एमपी नेता, मैं एक बात कहना चाहूंगा और सबको ध्यान से सुननी चाहिए। बहुत एक फैशन हो गया है, पहला कुल्हाड़ा, ये एमपी खराब है, ये नेता खराब है, ये एमएलए खराब है, ये आपकी सोच हो सकती है। अगर
चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई अखबार उठा लीजिए, कोई रिपोर्ट उठा लीजिए, मैं माफी चाहता हूं, समाज का हर हिस्सा क्या अपनी टैक्स की जिम्मेवारी पूरी निभा रहा है? नहीं। आप किसान की तो बात, गरीब की बात नहीं है, मिडिल क्लास हो, हाई मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, जितनी हमारी टैक्स, एक मिनट मुझे पूरा इतना, अभी कोई किसी को हार्ट बर्न ना हो, तो पहले जो ज्ञान दे रहे हैं पहले अपने अपने अंदर झांके। और हर एमपी एमएलए चोर नहीं होता। जो बड़े फार्म हाउसेज हैं, मैं जानता हूं कई लॉयर, डॉक्टर, इकोनॉमिस्ट सब हैं, तो उसमें हर कोई सीए के पास जाता है, पहले कहता है भाई साहब बताइए टैक्स की चोरी कैसे की जाए। मेरे बीजेपी के मित्र चार्टर्ड अकाउंटेंट है इस बात, तो अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जयवीर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सैलरी पर टैक्स कट के सैलरी हाथ में आती है, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो बाकियों को देखकर कहता है कि हम ही क्यों बने बलि के बकरे हैं। ये तो सच्चाई है। अगर सच्चाई ही बात करनी है तो फैक्ट इज कि एमपी और एमएलए और पॉलिटिशियन सैलरीड मिडिल क्लास के बारे में क्यों नहीं सोचते? जयदीप जी जो कह रहे हैं कि यदि बिल्कुल सोचना चाहिए, उसमें कोई दो राहें नहीं है, पर हर एक को अपना भार पूरे एक सरकार पे डालना भी गलत होगा। ये पहली बात मैंने सबसे कहा। दूसरा, अगर आप सुझाव दे रहे हैं पे, चाहे सरकार को चाहिए, जैसा मेरे मित्र ने कहा, सर मेरा खेती से भी नाता है, मैं पंजाब से हूं, 25,000 प्रति एकड़ पे ठेका मिलता है, जैसे कि भाषा में कहा जाता है। उस पे चाहे वो 10 एकड़ ले लो या 1 एकड़ ले लो, पर एकड़ 25,000 रेट है, उस पे किसान की प्रॉफिटेबिलिटी देख ली जाए। तो मुकेश जी क्या डीजल का उसको कट मिल रहा है? जेवी पॉइंट एंड काउंटर पॉइंट जी मेरी नहीं, मैं आती हूँ आपके पास गोपाल जी, क्योंकि मुकेश पटेल का सुझाव था कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम को ही टैक्स करे। अब जयवीर शेरगिल कह रहे हैं इसको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत हाई है और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। आप प्रॉफिटेबिलिटी पर रखिए, ऊपर होगा तो ही टैक्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगना चाहिए। मुकेश जी, प्रॉफिटेबिलिटी का अगर हम मापदंड रखें तो -20% और -19% पे सामान बिक रहा है। हमें उत्तर प्रदेश की हजारों गन्ने की फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, आकर देखिए। आप सामने वाले की बात सुनिए जी। अरे पर अगर वो नहीं कमाएगा तो क्यों लेंगे टैक्स हम उनसे? एग्जैक्टली। हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख की इनकम एग्रीकल्चर दिखा के टैक्स नहीं भरते हैं। आज लोग पैसे की खेती करते हैं, क्यों? खेती करे तो उसकी कॉस्ट मिडिल क्लास पे नहीं जाएगी। आज लोग पैसे की खेती, जो टैक्स का पास ऑन इफेक्ट है वो मिडिल क्लास पे सीधा आएगा। पूरे विश्व में एक ही तमन्ना जी, मैं स्पष्ट कर दूं, सारा कंफ्यूजन क्रिएट है। ओके, आपको मैं लास्ट वर्ड दूंगी, लेकिन इस सब के बीच में जो असली किसान नेता है हमारे पैनल पर, टिकैत साहब, आपका व्यू लेना बहुत जरूरी। 2-3 सुझाव आए हैं। एक है कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी अगर हो उसको टैक्स उसके बाद ही लगाए और प्रॉफिट पर टैक्स लगाए। जी टिकैत जी। देखो, हमने पहले भी कहा है कि बिल्कुल प्रॉफिट पर टैक्स लगना चाहिए। हम टैक्स देने को तैयार हैं। हमारा आज अगर हम, जैसे पंजाब के हमारे साथी हैं, ये इन्होंने कहा कि मैं पंजाब का किसान हूं, अगर 1967 को आधार हम मान लें, उस टाइम पे 76 रुपया भारत सरकार ने गेहूं पे खरीद की थी। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। मास्टर की सैलरी 70 रुपया थी। एक महीने की सैलरी में एक टीचर 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। हम 3 क्विंटल के आसपास गेहूं बेच के 1 तोला सोना खरीद सकते थे। मजदूर को 5 किलो अनाज देते थे। 50 दिन की मजदूरी में गांव में ही एक मजदूर 1 तोला सोना खरीद सकता था। आज टीचर की सैलरी कितनी है? आप बात कर रहे हैं कि टैक्सेस उस पर लग रहे हैं, जो सैलरी बेसिस है। क्या 1 महीने की सैलरी में आज कितना गेहूं खरीद लगा? किसान के भी आज गेहूं का रेट 10,000 रुपए क्विंटल हो जाओ और आप हमारे पे भी 30% टैक्स लगा दो। नहीं, 1967 को आधार मान के गोपाल जी, ये पॉलिटिकली टफ है, इसलिए शायद आप लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन आप सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। वो एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चरल इनकम के नाम पर टैक्स चोरी कर रहे हैं। क्या उनको पकड़ना ठीक नहीं है? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें स्पष्ट करूं, शॉर्ट ही करूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। पहली बार भारतीय जनता पार्टी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्सेशन के सपोर्ट में नहीं है।
क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली है भी नहीं। और आज की डेट में जब तक किसानों के लिए रूरल एरियाज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, ना इरिगेशन का किया है हमारी पिछली सरकारों ने, ना रोड का किया है, उनका जो वेगरीज ऑफ एक मिनट अभी मुझे पूरी बात करनी ना, मेरी पूरी बात। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्सेशन की कोई बात के लिए एग्रीएबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि टैक्स को प्रॉफिट पे टैक्स कर दो, अरे टैक्स तो प्रॉफिट पे ही होता है जो अरे मेरा कहने का मतलब था हर कुछ माइनस में है। अच्छा नहीं, उनका कहने का आज -20% लॉस पे है। चलिए, लेकिन अंत में क्योंकि समय समाप्त हुआ है, हम लौटते हैं मूल सब्जेक्ट पर। हम क्यों एग्रीकल्चर इनकम की बात करें, क्योंकि हम कह रहे हैं नहीं, अब कम से कम जो बात है क्लास के बारे में सोच लीजिए। पॉलिटिकली पॉपुलर नहीं है, मिडिल क्लास को सोचना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एग्री करता हूं नहीं है, कि मिडिल क्लास के बारे में सोचना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक बड़े तबके को आगे बढ़ने का मौका तो दीजिए। इसी सोच के साथ हम समाप्त करेंगे आज का खास कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।